हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग संदर्भ समूह पे चर्चा करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि संदर्भ समूह एक ऐसा टॉपिक है जो कि देखने में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ दिया जाता है। तो चाहे वो टॉपिक कितना भी छोटा हो, उसको हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो संदर्भ समूह से संबंधित है। हम लोग संदर्भ समूह की अवधारणा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में विभिन्न विचारकों ने इनके बारे में क्या कहा है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि मर्टन ने जो संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास किया था, काफ़ी विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। संदर्भ समूह नामक अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम हाईमैन ने 1942 में एक लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था। यहीं से सिर्फ पहले पॉइंट से ही बहुत सारे आप लोगों को फैक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला फैक्ट, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? हाईमैन ने दी थी। संदर्भ समूह की अवधारणा किस सन में दी गई थी? 1942 में दी गई थी। संदर्भ समूह की अवधारणा जो हाईमैन ने दी है वो उन्होंने किस पुस्तक में दी है? तो द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में दी है। चौथा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस किसकी कृति है? तो ये हाईमैन की है। तो यहाँ से आप लोग एक लाइन से 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि विभिन्न विचारकों ने आखिर में संदर्भ समूह के बारे में क्या कहा है। तो श्री एवं श्रीमती शरीफ की बात करें, इन्होंने कहा है कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनसे व्यक्ति अपने को उनके एक अंग के रूप में संबंधित करता है अथवा जिनसे वह अपने को मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित करने की आकांक्षा रखता है। या फिर बोलचाल की भाषा में ये बोलें तो संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति एकात्मकता एवं घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या फिर करने की आकांक्षा रखता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई मान लेते हैं, परिवार के ही सदस्य मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आप लोग मान लीजिए कि ये फादर है, पिता हैं। फिर यहीं पे साथ में आप लोगों को ये मान लीजिए कि ये माँ हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि ये पिता है, ये माता है, ये बेटा मान लेते हैं या फिर पुत्र मान लेते हैं, और उसी प्रकार से ये पुत्री है। ये हमने मान लिया। एक आप लोगों को बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में रेफरेंस ग्रुप क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कभी कभी देखेंगे कि पिता जब अगर शीशे के सामने खड़े होके और अपने को कंघी करते हैं या फिर दाढ़ी बनाते हैं, तो जो बेटा होता है वो भी उनकी कॉपी करना चाहता है। या फिर माँ जब कपड़े पहनती है, अच्छे से सजती संवरती है, तो उसी प्रकार से जो पुत्री होती है वो भी अपनी माँ की तरह सुंदर दिखने के लिए उसी तरीके से सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करती है कि मैं भी माँ की तरह सुंदर लगूं। तो ये एक बहुत ही बेसिक जो कि परिवार के अंदर ही देखने को मिलता है। या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति हैं और उन्होंने वो कार चला रहे थे और उनका बेटा जो था वो पता चला कि वहाँ पे सोच रहा था कि मैं भी जो स्टीयरिंग है कार की वो मैं भी पकड़ के चलाऊँ। पिता उसी समय आते हैं और बेटे को डांट देते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, पता नहीं क्या क्या टच कर लोगे और फिर बटन कुछ इधर उधर दब गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बेटा क्या किया कि ठीक है, छोटा सा बच्चा था, फिर वो अपना साइड में जाके बैठ गया। फिर वो घर आया। घर आने के बाद उसने क्या की कि अपनी उसकी एक ट्राई साइकिल थी, जो 3 पहिया साइकिल होती है, उसको वो पलट लिया। पलट के और फिर उसकी जो पहिया होती है वो उसको फिर वो लेके ऐसे जैसे ड्राइविंग सीट का जो
स्टीयरिंग होता है वो घुमाते हैं, वैसे ही वो बच्चा अपना घर में घुमा रहा है। फिर उस अपनी माँ से बोल रहा है कि पापा मुझे नहीं चलाने दे रहे थे, इसलिए मैं अपनी खुद की कार इसको बना लिया हूँ और मैं इसकी स्टीयरिंग खुद चला रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बेटा उस समय चाह तो रहा था कि हम पिता की तरह मैं भी कार चलाऊं, लेकिन वो सक्षम नहीं है, उसके लिए अभी वो बहुत छोटा है, समझदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही बात रेफरेंस ग्रुप की होती है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा मैंने ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में बता दिया, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति जब सामने वाला व्यक्ति अच्छा दिखता है, चाहे वो अपने समूह के अंदर का हो या फिर बाहरी समूह का हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से अच्छा लगता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हम उसके जैसा बने, तो बस यही संदर्भ समूह की कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पे आप लोग जो श्री एवं श्रीमती शेरिफ का जो कथन है, इसमें कुछ आप लोगों को की टर्म्स मिलेगा। पहला तो यही मिलेगा कि ये मनोवैज्ञानिकता की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित रहने की आकांक्षा की बात यहाँ पे करते हैं। इन्होंने कहा है कि वो उनके अंदर एक इच्छा होती है कि काश मैं भी उनकी तरह बनूं या उनसे मैं भी जुड़ूं। न्यूकॉम एवं टर्नर का कथन है कि एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रामाणिक समूह के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ न्यूकॉम एवं टर्नर ने तुलना की बात की है कि वो अपनी तुलना दूसरे से करता है और जिसको कि वो उच्च स्थिति या परिस्थिति में पाता है, अर्थात एक ऐसा समूह जिससे व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात उनसे उनके जैसा बनना चाहता है और उन मूल्यों को प्राप्त करता है। एस.सी. दुबे का कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेफरेंस ग्रुप के अगर रेफरेंस में देखा जाए तो संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करता है। तो एस.सी. दुबे का जो परिभाषा है रेफरेंस ग्रुप का या संदर्भ समूह का, तो उसमें आप लोगों को नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों, मूल्यों जैसे टर्म्स दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में बाकी कथन से बिल्कुल अलग करता है एस.सी. दुबे का कथन। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, क्योंकि ये व्यक्ति मन में ही तो सोचता है कि मुझे उनके जैसा बनना है या उस समूह के जैसा मेरा समूह भी दिखना चाहिए या बनना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग संदर्भ समूह के आवश्यक तत्व एवं विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो संदर्भ समूह जो होता है व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का परिणाम होता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर जब अपने से ज़्यादा की इच्छा होती है, उच्च अभिलाषाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, तो संदर्भ समूह हमें दिखाई देता है। संदर्भ समूह का अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के विचारों की ही उत्पत्ति होती है। ये व्यक्ति के विचार ही होते हैं जो उन्हें बार बार प्रेरित करते हैं कि मुझे भला व्यक्ति जैसा बनना है। व्यक्ति किस समूह को आदर्श या उच्च मानकर उसे अपना संदर्भ समूह बनाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि में कौन सा समूह प्रतिष्ठित है, किस समूह में उसकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वह उसकी पूर्ति संभव है तथा किस समूह के व्यवहार प्रतिमान को वह सुगमता से अपने में आत्मसात कर सकता है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये भी व्यक्ति जो होता है वह किस समूह को अपना आदर्श समूह बनाए या संदर्भ समूह बनाए, इसकी भी बहुत सारी स्थितियां हैं। वो पहले देखता है कि कौन सा समूह प्रतिष्ठित है, कौन सा समूह ऐसा है जिसमें उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं, तथा किस समूह के जो व्यवहार हैं वह अपने आप में आत्मसात कर लेता है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई एक पुअरर है, कोई एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है और वो अगर सोचे कि हम अंबानी जी की तरह से एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाएं, तो उसके लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वो ये देखता है कि क्या हम उसको अपना भी सकते हैं या नहीं सकते हैं, वह हमारे लिए सक्षम है या नहीं है। अगला पॉइंट है कि संदर्भ समूह व्यक्ति, स्थिति, स्थान, समय आदि से संबंधित एक सापेक्ष समूह होता है। ये अपने आप में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो संदर्भ समूह की विशेषताएं पूछी जाती हैं या जस्ट आप लोगों को यही पूछ दिया जाएगा कि व्यक्ति, स्थिति, स्थान, समय आदि से संबंधित एक सापेक्ष समूह को क्या कहते हैं, तो इसको संदर्भ समूह कहते हैं। व्यक्ति का संदर्भ समूह सामान्यतः उसके मूल समूह से सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उच्च स्थिति का होता है। तो जो भी व्यक्ति का संदर्भ समूह होता है वो सामान्यतः उसके अपने खुद के समूह से सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में उच्च स्थिति प्राप्त किया रहता है। अब यहाँ पे हम लोग मर्टन की जो संदर्भ समूह की अवधारणा है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मर्टन तथा रोसी ने अमेरिकन सैनिकों के एक अध्ययन के आधार पर लिखी गई पुस्तक अमेरिकन सोल्जर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास किया था इन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी विस्तृत व्याख्या इन्होंने संदर्भ समूह की है और ये आखिर में था क्या, इसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में, आप लोग यहाँ पे एक फैक्ट और मैं बताती हूँ, ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन सोल्जर की जब बात आएगी तो या तो ये मर्टन से संबंधित होगा या मर्टन और रोसी दोनों से संबंधित होगा। तो अगर ऑप्शन में मर्टन एवं रोसी दोनों आते हैं तो आप लोगों को ये दोनों नाम मेंशन करने हैं। अदरवाइज सिर्फ मर्टन भी आए तो भी आप लोगों को अमेरिकन सोल्जर के लिए वही सही ऑप्शन होंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर में इन्होंने अमेरिकन सोल्जर जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अमेरिकन जो सैनिक होते हैं वो लोग अपने ही ग्रुप के अंदर में जो उच्च पद पे होते हैं या अधिकारी होते हैं या जिनको विशेष प्रतिष्ठा सम्मान मिला हुआ होता है, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले होते हैं, तो जो उसी ग्रुप के सैनिक होते हैं वो उनको देख के और प्रोत्साहित होते हैं और सोचते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। तो ये चीज़ इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को वहाँ पे जो अमेरिकन सैनिक थे उनमें देखा था और इस बुक में उन्होंने इसी की व्याख्या की है। इन्होंने कई सारे संदर्भ समूह की बात की है मर्टन ने, तो इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि पहला तो सदस्यता समूह या अंतः समूह जो होता है ये संदर्भ समूह के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब सदस्यता समूह या अंतः समूह क्या होता है, अर्थात ये मानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं एक ग्रुप है, ये एक हमने मान लिया समूह है। एक मिनट मैं इसको सही कर देती हूँ। मान लेते हैं ये एक समूह है और इस समूह में विभिन्न सदस्य हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ही समूह में हैं। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति मान लेते हैं ए है, वो इसी समूह के किसी बी व्यक्ति को देख के और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, समाज में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे उनके जैसा बनना चाहिए। तो ये हमारा अंतः समूह या सदस्यता समूह की बात होती है। इसे हम मेंबरशिप, एक मिनट मैं लिख भी देती हूँ, मेंबर, एक मिनट, मेंबरशिप ग्रुप इसे बोलते हैं। ये मर्टन के द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट है। इसी में दूसरा इन्होंने नॉन मेंबरशिप ग्रुप भी कहा है। तो इन्होंने दो ग्रुप की बात की है, एक मेंबरशिप ग्रुप है जो कि सदस्यता समूह है और नॉन मेंबरशिप ग्रुप जो है वो असदस्यता समूह या गैर सदस्यता समूह जो होता है ये संदर्भ समूह के रूप में हमें दिखता है। तो जो नॉन मेंबरशिप ग्रुप है वो क्या होता है, इसमें एक समूह का व्यक्ति जैसे ए है वो दूसरे समूह, अगर ये दूसरा समूह हम मान लेते हैं, दूसरा समूह अगर ये एक्स है और इसे हमने वाई मान लिया, तो इस समूह के सदस्य का वो जो है रेफरेंस लेगा कि हमें फलां व्यक्ति की तरह बनना है या ऐसा हमें अपने आप को उस स्थिति तक लाना है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुल संदर्भ समूह की बात की है।
साथ ही इन्होंने सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। अच्छा, बहुल संदर्भ समूह में इन्होंने कहा है 2 प्रकार के बहुल संदर्भ समूह की बात इन्होंने की है। पहला इन्होंने कहा है कि विरोधी टाइप के संदर्भ समूह होते हैं, विरोधी प्रवृत्ति वाले। वहीं पे दूसरा जो संदर्भ समूह होता है वो सहयोगी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे इस टाइप के जो टर्म्स आते हैं वो मर्टन से ही संबंधित होते हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह की बात करते हैं कि कुछ ऐसे संदर्भ समूह होते हैं जो सकारात्मक होते हैं, अर्थात हमें पॉजिटिवली हम उसके लिए सोचते हैं, विचारते हैं। कुछ ऐसे संदर्भ समूह होते हैं जो कि नकारात्मक भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग इग्नू सीरीज़ में मर्टन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है तो इसलिए हम लोग इनके मेन कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं बस उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला इन्होंने बताया है कि तुलनात्मक संदर्भ समूह एवं आदर्श मूलक संदर्भ समूह होते हैं। तो तुलनात्मक संदर्भ समूह में इन्होंने कहा है कि तुलनाओं के माध्यम से हम संदर्भ समूह की जो व्याख्या है या उसको हम डिसाइड करते हैं। और आदर्श मूलक संदर्भ समूह में हम जिस संदर्भ समूह को या फिर संदर्भ व्यक्ति को हम मानते हैं उसको हम आदर्श के रूप में मानते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है दूसरे विशिष्ट का। इन्होंने सेम उसी बात को सिग्निफिकेंट अदर्स के रूप में देखा है। आप लोग जनरलाइज्ड अदर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जनरलाइज्ड अदर्स जो है, जनरलाइज्ड अदर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मीड के द्वारा दिया गया है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है, जीएच मीड। यहाँ पे आप लोग जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा है, वो सामान्यीकृत अदर्स की या सामान्यीकृत दूसरे की बात होती है। लेकिन ये दूसरे विशिष्ट की बात है, सिग्निफिकेंट अदर्स। ये यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट अदर्स का कॉन्सेप्ट मर्टन के द्वारा दिया गया है, इसमें इन्होंने कहा है सेम उसी बात को कि जब व्यक्ति किसी दूसरे समूह के व्यक्ति को देख के या दूसरे समूह को उसे लगता है कि जो सामने का दूसरा समूह है वो ज़्यादा प्रतिष्ठित है, समाज में उसकी उच्च स्थिति है और हमें भी उसकी तरीके से बनना है, तो उससे जो जिस रेफरेंस में वो देखता है दूसरे समूह को, उसी को उन्होंने दूसरे विशिष्ट की उपाधि या उसको बताया है। अब यहाँ पे हम लोग संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर प्रभाव क्या पड़ता है इसको हम लोग समझेंगे। इसके कुछ प्रकार्यात्मक एवं अप्रकार्यात्मक पक्ष होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। जो संदर्भ समूह होता है वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का ही तो काम करता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपनी स्थिति के अनुसार तो अपने लिए सिर्फ सोचेंगे नहीं, हम तभी सोचते हैं या हमारी आकांक्षाएं जो होती हैं वो यही होती हैं कि हम अपनी स्थिति को या समाज में अपनी परिस्थिति को उच्च उठाएं। जैसे कि अगर कोई एक क्लर्क है तो वो कल एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहेगा, वो ये नहीं बनना चाहेगा कि हम क्लर्क हैं तो कल एक चपरासी बन जाएं। तो इस प्रकार से सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में जो संदर्भ समूह होता है वो सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है कि व्यक्ति के अग्रिम सामाजिकरण में सहायक होता है। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति के तरह या उसकी तरह बनने की कोशिश करता है कि मुझे उसकी तरह बनना है। तो इस प्रकार से जो अग्रिम सामाजिकरण अर्थात कि पहले से ही सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, हमें किसी की तरह बनना है तो उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। सदस्यता समूह से संबंधों का टूटना एवं अलगाव पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर ए व्यक्ति है और वो दूसरे समूह के बी व्यक्ति जैसा बनना चाह रहा है या वो समूह को ज़्यादा उच्च मान रहा है अपने समूह की तुलना में, तो फिर वो कहीं ना कहीं जब अपने समूह से अलगावित महसूस करेगा और दूसरे समूह से जुड़ने की कोशिश करेगा। संदर्भ समूह और सामाजिक गतिशीलता की अगर बात करें तो यहाँ पे एक विचारक का नाम आता है वाई बी दामले का।
इन्होंने संदर्भ समूह के माध्यम से किस प्रकार से समाज में हमें गतिशीलता देखने को मिलती है, इसकी व्याख्या इन्होंने की है। तो आप लोग ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि संदर्भ समूह से संबंधित सामाजिक गतिशीलता की बात किसने की है, तो ये वाई.बी. दामले ने की है। यहाँ पे एक नाम और आप लोगों को मैं बता दूँ, M.N. श्रीनिवास का। M.N. श्रीनिवास ने भी आर्थिक और राजनीतिक तरीके से किस प्रकार से जो इन्होंने कुर का अध्ययन किया था और फिर उन्होंने देखा था कि सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। जो आर्थिक स्थिति है, इन्होंने दो आधारों पे देखा था, एक तो आर्थिक देखा था और दूसरा इन्होंने राजनीतिक देखा था। इन दो आधारों पे इन्होंने देखा था कि लोग धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को समाज में मजबूत करते हैं या फिर उच्च स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज ये संदर्भ समूह से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे या जो भी कथन थे या जो भी इनसे जुड़े हुए तथ्य थे वो हम लोगों ने आज चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों को जो लेक्चर है आज का वो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को अच्छे से मेरा लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।